नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरारगा ग्वालियर से। बच्चों आज अपन रिवीजन करने जा रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 3 मानव जनन, जिसके अंतर्गत अपन रिवीजन करेंगे 3.3 युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस, 3.4 आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बच्चों जैसा कि अपन जानते हैं कि एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार फर्स्ट यूनिट जनन या रिप्रोडक्शन से कुल 14 अंक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक अंक वाले 4, 2 अंक वाला 1 और 3 अंक वाला 1 तथा 5 अंक वाला 1 प्रश्न आता है। बच्चों अपन जब इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते समय इस ब्लूप्रिंट के अनुसार आने वाले प्रश्नों का अपन ध्यान रखते हुए रिवीजन करेंगे और विशेषकर 1 अंक वाले क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब किसी चैप्टर से या यूनिट से 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो अपन को उसको और ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है कहां से आ जाए। तो अपन इन सब बातों पर ध्यान देते हुए इस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन जानेंगे युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण या टेस्टिस और स्त्रियों में अंडाशय। युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणुओं का उत्पादन करते हैं। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वृषण तथा अंडाशयों में क्रमशः नर एवं मादा युग्मकों के बनने की क्रियाविधि को अपन क्या कहते हैं? युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो सकता है नर युग्मक जनन और दूसरा हो सकता है मादा युग्मक जनन। या नर युग्मक को चूंकि शुक्राणु बोलते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कह सकते हैं? शुक्राणु जनन। और मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं, इसलिए उसे अपन क्या कह सकते हैं? अंडाणु जनन। ठीक है, तो युग्मक जनन 2 प्रकार का हो गया, शुक्राणु जनन या नर युग्मक जनन और अंडाणु जनन या मादा युग्मक जनन। तो सबसे पहले अपन जानेंगे शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की विधि। तो इसमें से जो प्रश्न आता है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। 4 और 5 प्रश्न नंबर में इसका प्रश्न आ सकता है और इसमें से छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं 1 नंबर वाले, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। वृषण में या टेस्टिस में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्र जनन नलिकाओं या सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जनन समसूत्री विभाजन द्वारा या माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है या शुक्राणु जनन की क्रियाविधि कहाँ होती है। तो ये प्रश्न आता है, इसका अपन को जवाब याद रखना है। शुक्राणु जनन की क्रिया सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। ये प्रश्न आता है 1 नंबर में। ठीक है, अब अपन ने देखा कि सबसे पहले इसकी जो जनन कोशिकाएं हैं, ये जनन कोशिकाएं क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं और समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक शुक्राणु जनन दुगुणित होता है और इसमें 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण या मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए 2 समान
अगुणित कोशिकाओं की रचना करती है, जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर अपन को याद रखना है कि दोगुणित कोशिका में, मनुष्य की दोगुणित कोशिका में, दोगुणित सबकी नहीं, केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं अपन इस समय। मनुष्य की दोगुणित कोशिका में 23 जोड़े या 40 गुणसूत्र होते हैं और एक अगुणित कोशिका में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित स्पर्मेटिड पैदा करता है। स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु के शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित या एवेंडेड हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित या रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन। अब यहाँ एक प्रश्न आ सकता है, स्पर्मिएशन क्या है? तो शुक्राणुओं का शुक्राणुजनक कोशिका नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। यहाँ से एक प्रश्न सर्टोली कोशिकाओं से आ सकता है। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? सर्टोली कोशिकाएं वृद्धि करते हुए शुक्राणुओं या जो शुक्राणु होते हैं या स्पर्म होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है। देखो यहाँ इस चित्र में अपन इस प्रक्रिया को पूरी को देख सकते हैं। देखना यहाँ पर इस चित्र को अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था। इस चित्र में अपन क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये है या शुक्र जनन नलिका है जिसकी ये टीएस है, ये दूसरी है। इस प्रकार से शुक्र जनन नलिकाएं ऐसे हो गई। इन शुक्र जनन नलिकाओं की ये अंदर वाली लेयर, ये वाली, ये यहां पर अपन क्या देख रहे हैं? ये वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? जर्मिनल एपिथेलियम या जरन कोशिकाएं या जर्म कोशिकाएं हैं। ये जर्म कोशिकाएं हो गई। ठीक है। और इन जर्म कोशिकाओं में सबसे पहले क्या होता है? समसूत्री विभाजन। अब इसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसकी दीवार या बार बॉल हो गई। यहाँ पर ये शुक्राणुजन कोशिकाएं या जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं हो गई। इसमें ये विभाजन शुरू हुए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और ये प्राथमिक शुक्र कोशिका बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है? दुगुणित है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अपन जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है। प्रथम चरण को प्रथम अर्धसूत्रण कहते हैं और द्वितीय चरण को द्वितीय अर्धसूत्रण कहते हैं। तो प्रथम अर्धसूत्रण में जो कोशिका बनती है वो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगी? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन जाएंगी। ये प्राइमरी कैसी थी? ये थी 2n। ये कैसी थी? दुगुणित थी। और ये 2 बनी वो कैसी हैं? n, मतलब अगुणित हो गई। समझ में आ गई बात? अब इससे द्वितीय अर्धसूत्रण होगा और द्वितीय अर्धसूत्रण के फलस्वरूप क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड बन जाएंगे, जिन्हें स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व लिखा हुआ है। ये स्पर्मेटिड ये कैसे होंगे? अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन गए? 4 स्पर्मेटिड बन गए। तो देखो इसमें से एक प्रश्न आता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड या स्पर्म बनते हैं? तो याद रखना 4 बनते हैं। 4 क्या बने? स्पर्मेटिड। और इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। ये याद रखना है, यहां से प्रश्न आता है। सीधा सीधा प्रश्न दे देंगे वो 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो उनसे कितने स्पर्म बनेंगे? तो अपन को उसमें 4 का गुणा कर देना है। तो प्रत्येक स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु बनता है। तो 4 स्पर्मेटोसाइट बनी, 4 स्पर्मेटिड बनी तो शुक्राणु भी कितने बन जाएंगे? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं ये शुक्राणुजन कोशिका है, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, इससे 2
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने, चार, एक प्रत्येक इससे दो दो क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो स्पर्मेटिड बन गए, मतलब टोटल 4 स्पर्मेटिड बन गए। और इस प्रकार से प्रत्येक स्पर्मेटिड से शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया, इस चित्र को भी अपन आसानी से याद कर सकते हैं। इस चित्र को बनाना सीख लो, इस चित्र को बनाना सीख लो। ये दोनों चित्र अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था या यौवन के आरंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के स्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है। ये याद रखना, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कौन से हार्मोन के कारण प्रारंभ होती है, तो ये अपन को याद रखना है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, याद रखना। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन मतलब GnRH कहां से रिलीज हुआ, ये हुआ हाइपोथैलेमस से। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण अग्र पीयूष ग्रंथि या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्टिवेट हो जाती है और इसके द्वारा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण होता है। ये दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से हैं, एक तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या पीत पिंडकर और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। ये दोनों हार्मोन टेस्टिस पर जाके काम करते हैं और टेस्टिस इस LH के द्वारा या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा लीडिंग कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं और इसके द्वारा एंड्रोजन्स के संश्लेषण और स्रावण को उद्दीपित होता है। इसके बदले में एंड्रोजन्स शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रावण को उद्दीपित करता है, जो कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो अपन को पता चला LH और FSH ये दोनों कहां से स्रावित हो रहे थे, ये हो रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये आके क्या करते हैं, ये टेस्टिस पर काम करते हैं और टेस्टिस या वृषण इसके द्वारा एक्टिवेट होकर एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज हो रहे हैं, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है और कभी कभी ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं। हार्मोन्स के नाम दे दिए गए और उनके कार्य पूछ लिए जाते हैं। तो LH का कार्य याद रखो, FSH का कार्य याद रखो, ठीक है। और ये कहां से रिलीज होते हैं, दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी पर कौन कार्य करता है, तो इस पर कार्य करता है अपना हाइपोथैलेमस, उसको कंट्रोल करता है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब अपन जानेंगे शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन। ये प्रश्न सीधा सीधा आता है 3 और 4 नंबर में, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अपन जान सकते हैं शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जिसमें एक शीर्ष या हेड, एक ग्रीवा या नेक, एक मध्य खंड या मिडिल पीस और एक पूंछ या टेल उपस्थित होती है। इसके ऊपर एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी बॉडी को आवृत किए हुए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घवृत्त या एलोंगेटेड अगुणित केंद्रक या हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन एंजाइमों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। यहाँ पर से एक प्रश्न आता है, एक्रोसोम जो होता है ना, अंडाणु या शुक्राणु जब आपस में फ्यूजन करते हैं, या कहना चाहिए जब निषेचन की क्रिया होती है, तो इस एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होते हैं और इन एंजाइमों के द्वारा अंडाणु की जो वॉल होती है उसको पचा दिया जाता है या उसमें छेद कर दिया जाता है, जिसके द्वारा शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। तो ये एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक्रोसोम में होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है, ठीक है। तो शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिकाएं होती हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने में
करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। अब अपन इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में अपन देख रहे हैं कि ये इसका हेड या शीर्ष हो गया इतना, ठीक है, ये इसका नेक वाला भाग हो गया, यहां तक मध्य खंड हो गया, सॉरी, और इन दोनों के बीच में ये छोटा सा भाग इसकी ग्रीवा या नेक हो गया, ये वाला, और ये पीछे वाला भाग इसकी पूरी टेल या पूंछ वाला हिस्सा हो गया, ये वाला, ठीक है, ये पूंछ वाला हिस्सा हो गया। अब इसमें अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर ये केंद्रक है, अगुणित केंद्रक, ये पूरा, मतलब इसके हेड का अधिकांश भाग केंद्रक घेरे रहता है, और थोड़ा सा शीर्ष भाग में यहाँ पर एक्रोसोम या अग्रपिंडक है, और इसके पूरे के ऊपर अपन देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है या प्लाज्मा झिल्ली चढ़ी हुई है, ठीक है। इसके मध्य खंड में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक कवर चढ़ा हुआ है, जिसे नेवेन कर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है, ये गति, जब ये शुक्राणु गति करता है या तैरता है उस समय इसकी पूंछ में मूवमेंट होता है, इस पूंछ के मूवमेंट के द्वारा ये गति करता है। तो इस पूंछ को या इस पूंछ के मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेवेन कर्ण नामक आवरण बना हुआ है, इसके द्वारा इसको ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात अपन को याद रखनी है। इस चित्र को भी बनाना आना चाहिए, इसका वर्णन भी करना आना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित या रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का स्राव भी आवश्यक होता है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य या सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन या एंड्रोजन्स बनाए रखता है। ये सब बातें अपन को जाननी चाहिए। इसके साथ साथ ये वाला चित्र बहुत पूछा जाता है, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की क्रियाविधि को रैखिक निरूपण कीजिए। इसका रैखिक निरूपण करना है। तो देखो, ये अपन ने वो वाला चित्र देखा था जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये शुक्रजनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, इसके अंदर अपन ने देखा ये वाली कोशिकाएं और इस प्रकार की कोशिकाएं थी, इस प्रकार की, ऐसे देखा था अपन ने। तो इसमें जो बड़ी वाली कोशिकाएं हैं ये सर्टोली कोशिकाएं हैं, और ये छोटी छोटी जो बनाई हैं वो कौन सी हैं, जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला है। तो इस शुक्राणु जनन की क्रिया में सबसे पहले ये क्या होता है, सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। और ये जर्मिनल एपिथेलियम की ये वाली कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं, और संख्या में वृद्धि करती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गई ये वाली, ठीक। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी हैं, ये 2n है, याद रखना, यहां तक सब कुछ 2n है। ये कैसी हैं, 2n मतलब दुगुणित हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। समझ में आ गई बात। अब यहां से शुरू होता है अर्धसूत्री विभाजन। पहले हुआ प्रथम अर्धसूत्रण, प्रथम अर्धसूत्रण के बाद इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये दो क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं। ये कैसी हो गई, अब ये देख लो, ये लिखा हुआ 23, ये कैसी हो गई, अगुणित हो गई, ठीक है। अब दूसरा अर्धसूत्रण हुआ, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन या द्वितीय अर्धसूत्रण, और इसके बाद अपन ने क्या देखा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन गए, और ये भी कैसे होंगे, अगुणित होंगे। और ये शुक्राणु स्प्रू या शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड
प्रत्येक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बन जाता है। इस प्रकार से अपन ने क्या देखा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या 4 शुक्राणु बन जाते हैं। ये वाली बात अपन को याद रखनी है और ये चित्र अपन को बहुत अच्छी तरह याद रखना है, इसमें ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन जानेंगे अंडजनन या oogenesis। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन या oogenesis कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अब स्पष्ट रूप से क्या भिन्न है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान हो जाती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी या oogonia प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी कोशिकाएं या oogonia का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। तो पहला अंतर तो अपन को यही देखने को मिल गया। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कब होती है, जब यौवन आरंभ हो जाता है या किशोरावस्था आ जाती है तब। और अंडाणु जनन की प्रक्रिया कब आरंभ हो जाती है, जब मादा चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड अपने माता के भ्रूण में गर्भ में होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है। उसी दौरान उस भ्रूण की अंडाशय के अंदर ये अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये बात याद रखनी है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। इन oogonia कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था या प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट होती हैं और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं। इन्हें प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये वाला जो पेज है ना अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है। यहां से प्रश्न आता है कि माता के गर्भ में जब मादा एम्ब्रियो होता है तो मादा भ्रूण की oogenesis की प्रक्रिया किस अवस्था में रुकी रहती है। तो याद रखना, ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुक जाती है और इस अवस्था में जो रहते हैं वो होते हैं प्राइमरी oocyte। तो ये इस प्राइमरी oocyte की अवस्था में ये कब तक रुके रहते हैं आगे देखते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्राइमरी oocyte कणिकामय कोशिकाओं या ग्रेनुला सेल्स की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनावरंभ तक ह्रास होता रहता है। याद रखना, ये जो प्राइमरी oocyte था वो ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा ढक जाता है और एक फॉलिकल बना लेता है, जिसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल कब से कब तक रहता है, जब से जन्म होता है बच्ची का तब से लेके वो किशोर अवस्था तक आती है तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में रहते हैं और ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे 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 नष्ट होते रहते हैं। और इसलिए यौवन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक फॉलिकल या प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत होते जाते हैं तथा एक और नए थीकल या प्रावरक स्तर से घिर जाते हैं, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। तो यौवनावरंभ जब होता है तब इनके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, एक और लेयर बन जाती है और लेयर बनने के फलस्वरूप इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। यह सेकेंडरी फॉलिकल जल्द ही एक टर्सरी फॉलिकल या तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी हुई गुहा को गह्वर या एंट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। तो अपन ने देखा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। इस टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम होता है, इसकी एक कैविटी बन जाती है, गुहा बन जाती है। इसमें अंदर एक तरल भरा होता है, जिसे इस तरल से भरे हुए कैविटी को क्या कहते हैं अपन, एंट्रम कहते हैं। थीका लेयर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना से में गठित होती है। मतलब जो थीका लेयर है वो 2 भागों में बटी हुई है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि टर्सरी फॉलिकल के भीतर प्राथमिक या प्राइमरी oocyte के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देख लो, जब टर्सरी फॉलिकल बन जाता है तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर जाके क्या होता है, प्राइमरी oocyte
द्वितीय पहला अर्धसूत्रण प्रारंभ करता है, मतलब उसमें फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन तब प्रारंभ होता है जब टर्सरी फॉलिकल बन जाता है। ये वाली बात याद रखना। यह एक असमान विभाजन है जिसके फलस्वरूप एक बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte बनता है तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की संरचना होती है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, अपन ने देखा था कि जब शुक्राणुजनन की प्रक्रिया हो रही थी तो उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बराबर आकार के बन रहे थे, लेकिन यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो विभाजन हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन, इस अर्धसूत्री विभाजन में अपन ने क्या देखा कि प्रथम अर्धसूत्रण हुआ तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, एक बड़े आकार की एक छोटे आकार की। इसलिए ये वाली बात याद रखना कि यह कैसा है, असमान विभाजन है, समान नहीं है। अब द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका या साइटोप्लाज्म की मात्रा संचित रखता है। मतलब ये क्या है कि यहाँ पर दो चीज बनी, एक तो बना था सेकेंडरी oocyte और एक बनी थी पोलर बॉडी या ध्रुवीय पिंड। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जो सेकेंडरी oocyte होता है या द्वितीयक अंडक होता है, इसके अंदर पोषक पदार्थों की मात्रा पर्याप्त होती है, या कहना चाहिए प्राइमरी oocyte की पूरा पोषक पदार्थ सेकेंडरी oocyte में ट्रांसफर कर जाता है, जबकि पोलर बॉडी के अंदर पोषक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्यों पोषक पदार्थ इसमें ज्यादा भरे हुए हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम पोलर बॉडी में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाता है? ये भी आपको सोचना है या ढूंढना है किताब में। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते। तृतीय पुटक या टर्सरी फॉलिकल आगे चलकर मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ग्रेफियन फॉलिकल फटकर सेकेंडरी oocyte या अंडाणु को अंडाशय से बाहर निकालता है या मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। ये प्रश्न भी आता है, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग क्या है? तो अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब अपन इस चित्र में उन सब चीजों को देखें जो अपन ने अभी तक पढ़ी। तो देखो यहां पर अपन देख रहे हैं, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, जो कि गर्भावस्था के दौरान डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहां अपन देख रहे हैं इसमें लेयर बढ़ने लगी, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। और यहां इसमें एंट्रम डेवलप होने लगी, एंट्रम डेवलप होने लगी और ये बड़ा एंट्रम डेवलप हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, अब टर्सरी फॉलिकल और बड़ा हुआ और इसके ऊपर जो अंडाणु है वो मैच्योर होने लगा और इसके ऊपर लेयर डेवलप होने लगी, तो इस फॉलिकल का नाम हो गया ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर हो चुका और ये अंडाशय की बॉल फटती है और अंडाणु इससे बाहर रिलीज हो जाता है। इस घटना को ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद इसमें कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड का निर्माण हो जाता है। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। और इस चित्र को भी ध्यान से देखें, जैसे कि अपन ने शुक्राणु जनन का चित्र देखा था, वैसे ये अंडाणु जनन का चित्र है, ये भी पूछा जाता है अलग से। और जब भी अंडाणु जनन या शुक्राणु जनन पूछा जाए तो ये वाला चित्र बनाना जरूरी है, इस रेखीय निरूपण को जरूर करना चाहिए। तो देखो गर्भ जीवन में अपन देख रहे हैं, ये गर्भ जीवन के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ प्राथमिक अंडक मतलब प्राइमरी oocyte डेवलप हो गए और जन्म के समय बाल्यावस्था और यौवन आरंभ, यहाँ यौवन जब आरंभ हो जाता है तब इसमें क्या होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है और पहला अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राइमरी oocyte से दो असमान कोशिकाएं बनती हैं जो कि अगुणित हैं, जिसमें से एक है सेकेंडरी oocyte और एक है पोलर बॉडी। इस सेकेंडरी oocyte में फिर एक असमान अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे क्या बन जाएगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी या द्वितीय ध्रुवीय पिंड और एक अंडाणु डेवलप हो जाएगा। ये प्रक्रिया अपन को जाननी है और आगे देखते हैं।
इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।